नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अगले टॉपिक महान्यायवादी, महाअधिवक्ता व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे और उसके बाद तीनों पदाधिकारियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और अंत में संबंधित 35+ MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महान्यायवादी की। तो दोस्तों, महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 फर्स्ट में दिया गया है। अब यदि आपको ऑप्शन में 76 फर्स्ट दिया गया है तब हम उसी को टिक करेंगे, और यदि केवल 76 ही है तो 76 से तय करेंगे। महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। आपको याद रखना है कि महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। या फिर हम इसको भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी कह सकते हैं। तो चाहे तो हम सर्वोच्च विधि अधिकारी कह दें, या प्रथम विधि अधिकारी कह दें, या केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार कह दें। ये सब किसके उपनाम हैं? तो महान्यायवादी के। आगे चलते हैं। इसका काम क्या है? तो इसका मेन काम है केंद्र सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ना। पूरे भारत में कहीं भी यदि केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखना होता है तो कौन रखता है? आपका महान्यायवादी। और दूसरा काम इसका ये है कि जब भी कभी राष्ट्रपति महोदय द्वारा कोई काम सौंपा जाता है तो उन्हें भी करता है। तो इसके दो मेन काम हैं, पूरे भारत में केंद्र सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ना और दूसरा राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्यों को करना। यदि हम नियुक्ति की बात करें तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। और कार्यकाल, तो इनका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। योग्यता की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए जो भी योग्यताएं चाहिए वही योग्यताएं भारत का महान्यायवादी पद के लिए चाहिए। तो योग्यताएं क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की समान योग्यताएं। अब आपको शायद याद आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए क्या योग्यता थी? नंबर 1, भारत का नागरिक हो। नंबर दूसरा, 5 वर्ष तक जज के रूप में काम किया हो, या फिर 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी कि वकील के रूप में काम किया हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो। तो यही सेम योग्यता चाहिए महान्यायवादी बनने के लिए। अब हम वेतन की बात करें तो जो भी महान्यायवादी है इनका वेतन संसद द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। इनका वेतन कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो भी वेतन निर्धारित करता है वही इनको दिया जाता है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, महान्यायवादी को सलाह और सहायता देने के लिए महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं। कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल। और सॉलिसिटर जनरल को भारत सरकार का दूसरा कानूनी सलाहकार, द्वितीय कानूनी सरकार सलाहकार, या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा विधि अधिकारी तो कौन हो गए? महान्यायवादी। और दूसरा विधि अधिकारी कौन हो गए? तो सॉलिसिटर जनरल। आपको ये भी याद रखना है कि सॉलिसिटर जनरल पद का उल्लेख संविधान में कहीं पे भी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। यह सरकारों द्वारा गठित किया गया है, ठीक है। और सॉलिसिटर जनरल का मेन काम है महान्यायवादी को सहायता देना, महान्यायवादी की सहायता करना। और सॉलिसिटर जनरल को केंद्र सरकार का द्वितीय विधि अधिकारी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में शामिल होने, बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। जो महान्यायवादी हैं तो महान्यायवादी क्या क्या कर सकते हैं? संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। क्योंकि महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं है, इसके बाद भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अधिकारी ऐसा है या कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। अब हम आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, क्या सॉलिसिटर जनरल भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है? तो नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिसिटर जनरल का पद संविधान में उल्लेखित नहीं है। इस पद को हमारी सरकारों द्वारा गठित किया गया है, बनाया गया है, तो ये नहीं ले सकता। आगे चलते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होता है महाअधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 165 फर्स्ट में किसका उल्लेख है? तो महाअधिवक्ता का। यदि आपके ऑप्शन में केवल 165 दिया है तो उसे टिक करना है, और यदि 165 भी दिया है और 165 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फिर हम 165 फर्स्ट को चुनेंगे। तो महाधिवक्ता को क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है या राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। इसका काम क्या है? तो राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ना, राज्य सरकार की तरफ से राज्य सरकार का पक्ष रखना, और जो भी समय समय पर राज्यपाल द्वारा काम सौंपे जाते हैं उन कामों को करना। तो ये दो इसके मेन काम हो गए। अब नियुक्ति कौन करता है? तो भाई जो महाधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और ये अपने पद पर तब तक रहते हैं जब तक कि राज्यपाल महोदय की इच्छा करे, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। योग्यता की बात करें तो योग्यता हाई कोर्ट के जज
बनने के लिए जो भी योग्यता चाहिए वही सेम योग्यता चाहिए महाधिवक्ता बनने के लिए। तो आपको मैंने बताया था कि हाई कोर्ट का जज होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1 तो भारत का नागरिक हो, नंबर 2 10 वर्ष तक वकालत की हो, या फिर नंबर 3 5 वर्ष तक जज रहा। वेतन कौन निर्धारित करता है? तो महान्यायवादी की वेतन निर्धारित करते थे राष्ट्रपति महोदय, जबकि महाधिवक्ता का जो वेतन है वो कौन निर्धारित करता है? तो राज्यपाल महोदय निर्धारित करते हैं। अब आते हैं हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हम कैग भी बोलते हैं, CAG कैग। और कैग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 फर्स्ट में है, 148 फर्स्ट में है। नियुक्ति कौन करती है? तो दोस्तों इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। और जो कैग हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन्हें भारतीय धन का संरक्षक कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखना है, क्या कहा जाता है? भारतीय धन का संरक्षक, या फिर लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक। भारतीय धन का संरक्षक भी कहा जाता है, और जो लोक लेखा समिति होती है उसका मित्र या फिर मार्गदर्शक भी कहा जाता है। यदि हम कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पे इनका कार्यकाल निर्धारित है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। क्लियर है? कार्यकाल क्या होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो देखो, ऊपर जो हमने 2 पदाधिकारी पढ़े हैं महान्यायवादी, तो महान्यायवादी को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। महान्यायवादी को राष्ट्रपति जब चाहें हटा सकते हैं। इसी प्रकार महाधिवक्ता को राज्यपाल महोदय जब भी चाहें हटा सकते हैं। लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए वही प्रक्रिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया थी। जिस प्रकार से, जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता था, उसी रीति से इन्हें हटाया जाता है। क्लियर? आगे इनके कार्य क्या है? तो कार्य है जो भारत सरकार की लेखों का लेखा परीक्षण करना। लेखा मतलब भारत सरकार के जो भी आय व्यय हुए हैं, जो भी हिसाब किताब हुआ है, ठीक है ना, उनका परीक्षण करना। परीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना। सबसे पहले तो जो भी भारत सरकार के द्वारा खर्च किए गए हैं, उन खर्च की उन लेखाओं का लेखा परीक्षण करना। और लेखा परीक्षण करने के बाद जो भी इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट किसको सौंपना? राष्ट्रपति महोदय को सौंपना। राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? फिर उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष पेश करवाते हैं। क्या कराते हैं? संसद के समक्ष पेश कराते हैं, और फिर उस रिपोर्ट की लोक लेखा समिति द्वारा जांच की जाती है। ये पूरी प्रोसेस है। अब चूंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूरे भारत के लिए है, राज्य सरकार के लिए तो ऐसा कोई पद होता नहीं है, तो ये न केवल केंद्र सरकार की लेखाओं की जांच करते हैं, बल्कि राज्य सरकार की लेखाओं की भी जांच करते हैं। और राज्य सरकार से संबंधित जो लेखा की जांच करने के बाद जो रिपोर्ट होती है, वो राज्यपाल को सौंपते हैं। और राज्यपाल उसे कहाँ पेश करवाते हैं? तो विधानमंडल के समक्ष पेश करवाते हैं। क्लियर है? और भी हमें देखना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार व राज्य सरकार के किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते। रिटायरमेंट के बाद जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते। और आपको ये भी याद रखना है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, चूंकि लोक लेखा समिति के मित्र या मार्गदर्शक हैं, इसलिए ये लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा पदाधिकारी ऐसा है जो लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है? तो वो कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्लियर? यहाँ पे हमने तीनों पदाधिकारियों को बारी बारी से समझा। अब हम तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, महान्यायवादी, महाअधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस पदाधिकारी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, महान्यायवादी का उल्लेख है अनुच्छेद 76 फर्स्ट, महाधिवक्ता का 165 फर्स्ट, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 148 फर्स्ट। फर्स्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जैसे 76 अनुच्छेद है तो इसके कई सब अनुच्छेद हैं। तो अगर हम देखें तो 76 का जो पहला सब अनुच्छेद है उसमें इनका उल्लेख है। तो यदि क्वेश्चन गहराई से आता है तब उसमें सब अनुच्छेद भी दिया होगा, तो उस समय आपको याद रखने के लिए। अब नियुक्ति की बात करें तो देखो, जो महान्यायवादी है इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल महोदय। कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय। याद रखना आपको। अब यदि कार्यकाल की बात करें तो देखो, ये जो आपके महान्यायवादी हैं और महाधिवक्ता हैं, महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत मतलब रह सकते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक अपने पद पर रह सकते हैं। जबकि जो महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राज्यपाल चाहे तब तक अपने पद पर रह सकते हैं। जबकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके लिए निर्धारित किया गया है कितनी उम्र? या तो 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। क्लियर है? अब यदि हम योग्यता की बात करें तो योग्यता निर्धारित की गई है किसके लिए? योग्यता निर्धारित की गई है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए, यानी कि कैग के लिए।
क्या योग्यता निर्धारित की गई है? तो इनके लिए योग्यता निर्धारित की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए जो योग्यता चाहिए वही सेम योग्यता किसको चाहिए? तो कैग को, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। दोस्तों अब आगे बात करते हैं योग्यता की। आपको याद रखना है कि महान्यायवादी के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? तो सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए जो जो योग्यताएं चाहिए वही सेम योग्यताएं चाहिए महान्यायवादी के लिए। और हाई कोर्ट का जज होने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वही सेम योग्यता चाहिए महाधिवक्ता के लिए। जबकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए ऐसी कोई भी योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कैग के लिए संविधान में कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं है। तो आपको याद रखना है महान्यायवादी के लिए क्या योग्यता है? तो महान्यायवादी के लिए तो योग्यता हो गई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए जो योग्यता चाहिए वही योग्यता चाहिए महान्यायवादी के लिए। और हाई कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए जो योग्यता चाहिए वही योग्यता चाहिए महाधिवक्ता के लिए। जबकि कैग के लिए, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए ऐसी कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। अगला हम बात करें हटाने की प्रक्रिया। तो देखो जो महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी, तो महान्यायवादी किस की इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं? तो राष्ट्रपति की इच्छा तक, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने पद पर रहते हैं। यानी कि इनको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकते हैं। और महाधिवक्ता को राज्यपाल जब चाहे तब हटा सकते हैं। लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं हटा सकते। इनको हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया बिल्कुल सेम वही है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की थी। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया थी वही सेम प्रक्रिया किसको हटाने के लिए है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए। अब हम वेतन की बात करें तो दोस्तों जो आपके महान्यायवादी हैं इनका वेतन निर्धारित करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो भी वेतन निर्धारित करेगा वही वेतन दिया जाता है महान्यायवादी को। और जो महाधिवक्ता हैं इनका वेतन कौन निर्धारित करता है? तो राज्यपाल महोदय। राज्यपाल जो भी वेतन निर्धारित करेगा वही मिलेगा। जबकि जो कैग है यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनकी वेतन को संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्लियर? अब यदि हम बात करें उपनाम कि किसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जो महान्यायवादी हैं तो महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कहा जाता है। प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार कहा जाता है। जबकि महाधिवक्ता को राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार कहा जाता है। जबकि कैग के मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कई उपनाम हैं, जैसे इनको संसद का एजेंट, संसद का प्रहरी, भारतीय धन का संरक्षक, लोक लेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक आदि नामों से जाना जाता है। फिर से एक बार सुनो, कैग को क्या कहते हैं? तो संसद का एजेंट, संसद का प्रहरी, भारतीय धन का संरक्षक, लोक लेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक आदि नामों से जाना जाता है। अब हम बात करें कि जो महान्यायवादी है वो अपनी रिपोर्ट किसे पेश करता है। तो देखो इनका कोई जांच करने का काम तो होता नहीं है। महान्यायवादी का काम कोई जांच करने का तो है नहीं, तो ये रिपोर्ट किसको देंगे? किसी को नहीं। इनका तो काम है सरकार की ओर से सरकार का पक्ष रखना, और इनका काम है राज्य सरकार का पक्ष रखना। रिपोर्ट जो प्रस्तुत करने का काम है जांच करके जो भारत सरकार की खर्चे हुए हैं उन खर्चों की, उन लेखाओं की जांच करके राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देने का काम किसका है? तो वो है आपका कैग का। अब चूंकि ये ना केवल केंद्र सरकार की लेखाओं की जांच करते हैं, ये राज्य सरकार की लेखाओं की भी तो जांच करती है। इसलिए ये जो राज्य सरकार की जो लेखा हैं उनकी जांच करने के बाद जो रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल के समक्ष पेश करते हैं। क्लियर? अगला है कार्य। तो देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या कि जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी का काम क्या है? केंद्र सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ना, मतलब केंद्र सरकार का पक्ष रखना और सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा जो भी काम सौंपे जाए उन कामों को करना। ये तो हो गए महान्यायवादी काम। सेम इसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता के काम है। क्या महाधिवक्ता के क्या काम है? तो राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ना। दूसरा, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। तीसरा, समय समय पर राज्यपाल द्वारा जो भी काम सौंपे जाएं उन कामों को करना। अब हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कई काम हैं, जैसे कई नहीं कह सकते हम, मैंने एक ही काम है कि भारत सरकार की लेखा मतलब जो भी खर्चे हुए हैं भारत सरकार की लेखाओं का लेखा परीक्षण करना, मतलब जांच करना, और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना। अब भाई राष्ट्रपति क्या करेगा उस रिपोर्ट के साथ? तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाएगा, संसद में पेश करवाएगा, और जिसकी जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति जांच करेगी। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कैग है यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, यह केवल भारत सरकार की लेखाओं की जांच नहीं करती बल्कि राज्य सरकार की लेखाओं की भी जांच करती है। तो जो राज्य सरकार की लेखाओं की का परीक्षण करना और रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपना। जो राज्य सरकार की लेखाओं का परीक्षण करते हैं उसकी जो रिपोर्ट है वो किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को। राज्यपाल उसे कहाँ पेश करवाता है? तो विधानमंडल में पेश करवाता है। अब एक पॉइंट और यहाँ पर रह गया है
कि इन तीनों पदाधिकारियों में से कौन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है और मतदान कर सकता है। तो दोस्तों, संसद की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार, संसद की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार महान्यायवादी को है। किसको है? महान्यायवादी को। यही सेम अधिकार महाधिवक्ता को विधानमंडल में है। कहाँ पे है? मतलब जो विधानमंडल की कार्रवाई है उसमें भाग लेने और बोलने का अधिकार महाधिवक्ता को है, जबकि कैग को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। और यदि हम वोट देने की बात करें तो वोट कोई नहीं दे सकता है, ना तो महान्यायवादी ना महाधिवक्ता, और कैग को तो कुछ अधिकार ही नहीं है इस संबंध में। तो संसद की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार किसको है? महान्यायवादी को। और राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार किसको है? तो महाधिवक्ता को। और कैग को यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक महोदय को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा थ्योरी सेक्शन खत्म होता है। अब हम महान्यायवादी, महाधिवक्ता एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित 35+ MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे। क्योंकि हमने थ्योरी अच्छे से समझ ली है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड बना के रखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी है वो कौन है? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। तो वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं ये हैं आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी याद रखना है, आर वेंकट रमणी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख है? तो दोस्तों, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 76। अब मान लो यदि इस प्रकार से ऑप्शन होते, एक होता 76, एक तो होता 76 फर्स्ट, एक होता 76 सेकेंड, 76 थर्ड, तब आप किसको टिक करते? तो सही आंसर होता 76 फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो अभी मैंने बताया कि जो महान्यायवादी हैं वो संसद के सदस्य नहीं है लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं, यानी कि संबोधित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन उसे क्या अधिकार नहीं है? तो मतदान का अधिकार नहीं है, भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, किसी समिति में बैठने का अधिकार है, सुझाव देने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है, याद रखना। निम्नलिखित में से किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो महान्यायवादी को संसद नहीं हटा सकती। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति महोदय, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकते हैं, लेकिन इसमें संसद का कोई अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो दोस्तों, अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए जो जो योग्यताएं होनी चाहिए वही सारी योग्यताएं महान्यायवादी बनने के लिए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी का वेतन भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो महान्यायवादी का वेतन भत्ता राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि महाधिवक्ता का वेतन भत्ता ये राज्यपाल महोदय द्वारा निर्धारित किया जाता है, और कैग का वेतन भत्ते इस संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या महान्यायवादी को सरकारी सेवक माना जा सकता है? तो नहीं, महान्यायवादी को सरकारी सेवक नहीं माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी निम्न में से कौन है? तो देखो, प्रथम सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन था? महान्यायवादी। और महान्यायवादी की सलाह के लिए, सॉरी गलत बोल गया, महान्यायवादी की सहायता के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सरकार के द्वारा एक अतिरिक्त पद बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख संविधान में नहीं है, इस सरकार द्वारा बनाया गया है, तो सॉलिसिटर जनरल ही देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महान्यायवादी को किस न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है? तो चूंकि महान्यायवादी पूरे भारत का है, तो भारत के राज्य क्षेत्र मतलब भारत देश के अंतर्गत कोई भी न्यायालय हो, किसी में भी ये सरकार की तरफ से पक्ष रख सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो देखो, अभी हमने महान्यायवादी से संबंधित प्रश्नों को समझा था, अब आपके जो प्रश्न है वो महाअधिवक्ता से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन यही है, 13वां क्वेश्चन, कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार को महान्यायवादी परामर्श देता है, उसी प्रकार राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन है? तो महाधिवक्ता का वर्णन है अनुच्छेद 165। और पहले ही बताया था कि यदि 165 फर्स्ट ऑप्शन में है तो फिर सही हम इसी को चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करता है, यानी कि राज्यपाल जब चाहे इन्हें हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाधिवक्ता नियुक्त होने के लिए योग्यता किसके समान होनी चाहिए?
तो जिस प्रकार महान्यायवादी होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए, उसी प्रकार महाधिवक्ता होने के लिए जो हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश हैं, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनकी समान योग्यता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने बोलने का अधिकार किसे है किंतु मतदान नहीं कर सकता? तो दोस्तों महाधिवक्ता। जिस प्रकार से संसद की कार्रवाई में भाग लेने बोलने का अधिकार महान्यायवादी को है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने बोलने का अधिकार महाधिवक्ता को है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राज्यपाल चाहे तब तक अपने पद को सुशोभित कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित। तो 19वां क्वेश्चन है कि संविधान कि किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख है? तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 148 में, और यदि ऑप्शन में 148 फर्स्ट दिया गया है तब फिर यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में काम करते हैं? दोस्तों जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये केवल केंद्र सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की लेखाओं की परीक्षण करते हैं और अपनी जांच सौंपते हैं। तो संघ और राज्य सरकार दोनों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। कौन अपनी सेवानिवृत्ति के बाद संघ या राज्य के अधीन लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है? तो दोस्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिटायरमेंट के बाद भारत देश में कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसके मित्र और मार्गदर्शक होते हैं? तो इन्हें लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि लोक निधि या भारतीय धन का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ की लेखा संबंधित प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत करता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो भी भारत सरकार की लेखा हैं यानी कि जो भी हिसाब किताब है उनकी जांच करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। तो किसको देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है कि CAG यानी कि कैग राज्य की लेखा संबंधित प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? तो जिस प्रकार से केंद्र की लेखाओं की जांच करके रिपोर्ट किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। उसी प्रकार राज्य सरकार की लेखाओं की जांच करके रिपोर्ट किसको देते हैं? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल क्या करते हैं? उसे विधानमंडल में प्रस्तुत कराते हैं और फिर जो आपकी लोक लेखा समिति होती है उसकी जांच करती है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष CAG को लेखांकन के कार्यों से अलग कर दिया गया? पहले 1976 के पहले इनके पास 2 काम होते थे। एक न केवल लेखाओं की जांच करना बल्कि जो आपके हिसाब किताब था यानी कि लेखा था उन्हें तैयार भी करना। तो 1976 में जो लेखांकन का काम था वो अलग कर दिया गया। तो आपको याद रखना है कि किस वर्ष CAG को लेखांकन के कार्यों से अलग कर दिया गया? तो 1976 से। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्ति किस अनुच्छेद में बने थे? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 148 में क्या है? 148 में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उनका पद दिया गया है, ठीक है। और 149 में क्या दी है? तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उनकी कर्तव्य व शक्तियाँ दी गई हैं। क्लियर? तो याद रखना है सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 149। अगला क्वेश्चन है कि भारत का CAG एक एजेंट के रूप में काम करता है। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि संसद के एक एजेंट के रूप में काम करता है, संसद के एजेंट के रूप में काम करता है। अगला, क्या राष्ट्रपति CAG को अपनी इच्छा से पद से हटा सकता है? तो नहीं। जो कैग होते हैं, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, वह केवल संसद द्वारा हटाए जाते हैं और संसद द्वारा उसी रीति से हटाए जाते हैं जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को इस मामले में अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कैग का वेतन और सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो मैंने शुरू में बताया था कि जो महान्यायवादी हैं उनका वेतन निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति महोदय, महाधिवक्ता के वेतन को राज्यपाल महोदय, जबकि कैग के वेतन को कौन निर्धारित करता है? तो संसद द्वारा निर्धारित होता है।
किसने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी हिस्सा खर्च किया जाता है उन खर्च को, उन लेखाओं पर ये नियंत्रण रखता है, उनकी जाँच करता है।